हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो समान अध्ययन एवं समान विज्ञान का सार संग्रह है, उनमें हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 2 तक हमने देख लिया है। आज हम इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं जो बेल आइकन है साइड में उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए देखते हैं पार्ट 3। चलिए आज मैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको किस एग्जाम में पूछा गया है। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था सीता। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है, तो वह शिलालेख है भाभू। भाभू शिलालेख है वो। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह स्तंभ है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल का उल्लेख है, तो वह अभिलेख है सोहगोरा। सोहगोरा उल्लेख है जिसमें अशोक जो है अकाल का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त इसके लेखक हैं। इसको बड़ा ही कर लेता हूँ। मैं PDF भेजूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा किस किस एग्जाम में वो प्रश्न आया हुआ है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ थे। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो वह अभिलेख है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य ही था दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, तो वह ग्रंथ है विशाख दत्त। विशाख दत्त का ग्रंथ है वो। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य तथा चाणक्य। कौटिल्य अथवा चाणक्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था मौर्य वंश ने। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने जो है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करवाई थी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर आधारित है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? इन्होंने जो है 500 युद्धक हाथी दिया था। 500 युद्ध करने वाला हाथी दिया था। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। इंडिका के लेखक कौन था? इंडिका के लेखक था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक जो है चंद्रगुप्त का क्या था? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। सम्राट अशोक कौन था चंद्रगुप्त का? वो था पौत्र।
मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुवाकी। मौर्य शासक अशोक की रानी का नाम क्या था? कारुवाकी। अगला प्रश्न है, बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो वो था श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता जो है भूमि का अभिप्राय क्या है? ये भूमि का अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था मौर्य के पश्चात। गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध था सातवाहन राजवंश से। गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किससे था? सातवाहन राजवंश से था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कर्ण वंश ने राज किया था। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर राज्य किया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा जो है प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में हाथी गुम्फा की प्रशस्ति अंकित है। शक संवत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? इसके स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। कुषाणों को शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था तो वह था कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था विम कडफिसेस ने। विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है, कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये आयोजित किया था कश्मीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासन में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। सांची का स्तूप जो है, सांची का विशाल स्तूप निर्धारित है मौर्य के समय में। मौर्य के समय को निर्धारित करता है। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजा प्रसाद से संबंध है तो वो है कुम्हरार। कुम्हरार मौर्य सम्राट से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? इन्होंने जो है आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है तो ये बना था मुख्यतः लकड़ी का। लकड़ी का बना था चंद्रगुप्त महल पाटलिपुत्र में जो स्थित है। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों शासकों के द्वारा। भारतीय यूनानी शासकों के द्वारा जो भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, और वो स्रोत है मिलिंद पन्ह। मिलिंद पन्ह। शक संवत की कर्दमक शाखा का संस्थापक कौन था? ये था चस्टन। चस्टन था शक संवत की कर्दमक शाखा का संस्थापक। अगला प्रश्न है, कालाशोक संबंधित था शिशुनाग राजवंश से। कालाशोक शिशुनाग राजवंश से संबंधित था। चीनी जनरल पॉन चाउ ने जिस कुषाण शासक को हराया तो वो कुषाण शासक था कनिष्क। कनिष्क था। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है तो वो है संकिसा स्तंभ। संकिसा स्तंभ। लौरिया अरराज क्या है? तो ये है स्तंभ लेख। ये बिहार के चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप जो है मूल रूप से सांची स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनवाया तो वह शासक है अशोक। अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। अगला प्रश्न है, जिस स्थान से स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है तो वह है कंगनहल्ली। कंगनहल्ली। नेक्स्ट है, कौशल के अर्थशास्त्र के अनुसार करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था सन्निधाता। सन्निधाता। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है किसके प्रतीक थे? तो ये प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है प्रशासन के प्रतीक थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला जिस जैन संत के साथ गया तो वह जैन संत कौन था? तो वह था भद्रबाहु। भद्रबाहु। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य जो है विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल संबंधित है अशोक से। सारनाथ का लॉयन कैपिटल
किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अशोक से। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। अशोक महान किसके पुत्र थे? अशोक महान जो है बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में था राजदूत। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो वो राजदूत था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। बिंदुसार के शासन के समय अशांति कहाँ पर थी? वो थी तक्षशिला में। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। अगला है, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रुमीज मगध के जिस शासक को कहा जाता था तो वह शासक था घनानंद। घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था और मेगास्थनीज जो है यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया उसकी राजधानी उस समय का नाम क्या था? तो वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध से संबंधित है अशोक। कलिंग युद्ध से संबंधित है अशोक। जिस स्रोत के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था तो वह है कल्हन की राजतरंगिणी स्रोत के अनुसार। कल्हन की राजतरंगिणी स्रोत के अनुसार। मौर्य राजा का संस्थापक था चंद्रगुप्त। मौर्य राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। पतंजलि जो है योग दर्शन के संस्थापक थे। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग थे। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आए थे शक एवं हून। शक एवं हून आए थे भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित थे कनिष्क के शासनकाल से। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित थे कनिष्क के शासनकाल से। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर। पुरुषपुर पेशावर जो है कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कश्मीर में। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? ये था डोरियस। डोरियस ने जो है भारत पर पहला आक्रमण किया था। हमला मतलब भारत पर पहला हमला करने वाला आक्रमणकारी था डोरियस। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत प्रारंभ किया था कनिष्क ने। कनिष्क ने भारत सरकार पर प्रयोग में आने वाला शक संवत का प्रारंभ किया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। शक काल का आरंभ होता है 78 ईस्वी से। 78 ईस्वी से जो है शक काल का आरंभ होता है। अगला है संगम काल। और संगम युग में जो है उरयूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम युग में उरयूर जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, संगम काल में तमिल को महाभारत लिखी थी। संगम काल में जो है तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? ये लिखा था विल्लीपुतुर ने। विल्लीपुतुर ने। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये हैं गुप्त कला के। गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। अगला प्रश्न है, चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ये थी कुरवुर या करूर। कुरवुर या करूर जो है चेर वंश की राजधानी थी। एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। भानुगुप्त से एरन अभिलेख का संबंध है। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। हरिसेन जो है गुप्त शासक किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? ये था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये हैं गुप्त कला के। गुप्त कला के ये महत्वपूर्ण अवशेष हैं। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्रलेख में किस शासक को परम भागवत कहा गया है? इसमें जो है समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के
कितने शासकों का जिक्र किया गया है? इसमें जो है 9 शासकों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हरिसेन। हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। इलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने जो है प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये जो है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। वह वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो वह वंश था गुप्त वंश। गुप्त वंश था। गुप्त युग की भूमि राजस्व की दर क्या थी? ये था उपज का 6वां भाग। उपज का 6वां भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। यह तर्क किसने दिया था? यह तर्क दिया था R.S. शर्मा ने। R.S. शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? ये जो है दिनार के नाम से अंकित है। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो है गुप्त काल का मंदिर है। अगला प्रश्न है, वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो वो था ताम्रलिपि। ताम्रलिपि। अगला प्रश्न है, पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ये क्या था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने पहली बार यह व्याख्या की थी पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न है, वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता था, वह था बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है किस साम्राज्य के शासक थे? तो ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त साम्राज्य के शासक थे। मेहरौली लौह स्तंभ जो है अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय से जो मेहरौली लौह स्तंभ का अभिलेख का चंद्र संबंधित है। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण शाकाहारी कहलाया, तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला प्रश्न है, 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, कॉम्बे और भड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मिलाया गया। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो वे था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वे थे विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त था। अगला प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? ये हैं विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? ये हैं विशाख दत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमरकोश में। अमरकोश में जो है 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? ये हैं बाघभट्ट। बाघभट्ट जो है अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं। वह कवि जिसने कुमार संभवम महाकाव्य लिखा है, तो वह कवि है कालिदास। कालिदास ने कुमार संभवम नामक महाकाव्य लिखा है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमत्रा से। जावा सुमत्रा से संपर्क था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? ये था नान्यदेव। बिहार के सभी एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं लगभग। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन था? ये था नान्यदेव। और कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था हरि सिंह। ये दोनों प्रश्न जो है बिहार के जितने भी एग्जाम है लगभग एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त, यानी गुप्त युग में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण की वजह से नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व से प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएन सांग ने
किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। थानेश्वर राजधानी थी वर्धनव की। थानेश्वर जो है किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये वर्धन साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है वान भट्ट ने। वान भट्ट ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हुएनसांग ने जो है भारत की यात्रा की थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री युआन चुआन जो है भारत पहुंचा था 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में भारत पहुंचा था। ये सही सुमेलित वाला प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके पत्नी का नाम था इससे संबंधित थे कुमार देवी। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित थे कुमार देवी और समुद्रगुप्त से संबंधित था प्रयाग शिलालेख। और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखते थे विक्रमादित्य। और कुमार गुप्त प्रथम थे महेंद्रादित्य। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक है राजतरंगिणी जो है कल्हण की पुस्तक है। नेक्स्ट है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों के द्वारा। किरातार्जुनीय पुस्तक लिखा है तो ये लिखा था भारवी ने। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था भारवी ने। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। वह चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था वह था फाहियान। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। राजपूत काल में नवीन जाति प्रमुखता में आई। राजपूत काल में जो है कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो जाति था कायस्थ। कायस्थ जाति था, ये प्रमुखता में आई थी राजपूत काल में। गुप्त शासकों में से अश्वमेध यज्ञ की संपादित किया था किसने? ये किया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेध यज्ञ को संपादित किया था। नेक्स्ट है, सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी, तो वह था बालपुत्र देव। बालपुत्र देव था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ वो खगोल शास्त्री कौन था? तो वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था हुनों का आक्रमण। हुनों का आक्रमण। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? ये थे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये था कुमार गुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? ये था राजा के पास। राजा के पास जो है गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार था। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थानेश्वर से कन्नौज। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी थानेश्वर से कन्नौज। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था धर्मपाल के द्वारा। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण जो है चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज। अगला प्रश्न है, संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है पालवंशी रामपाल से। पालवंशी रामपाल से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार में अवस्थित था। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। ये मिले हैं कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में जो है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम क्या था? इसके साथ दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी। चेट्टी जो है दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था। अगला प्रश्न है, परमार वंश को स्थापित किया था उपेंद्र राज ने। परमार वंश को स्थापित किया था उपेंद्र ने। अगला प्रश्न है, मलाया सुमत्रा तथा जावा की विजय का श्रेय किसको जाता है? इसके विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल को। राजेंद्र चोल को इसके श्रेय जाता है। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी, तो वह था बालपुत्र देव। बालपुत्र देव था। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है राजतरंगिणी। महमूद गजनबी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। अगला प्रश्न है, रथ पैगोड़ा का निर्माण करवाया था पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ पैगोड़ा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था वेनिगर के नाम से। वेनिगर के नाम से संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था राजराज प्रथम के द्वारा। तंजौर का जो है राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था राजराज प्रथम ने 985 से 1014 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट है, ब्लैक पगोडा के नाम से विख्यात थे। ब्लैक पगोडा के नाम से विख्यात हैं, तो ये हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ब्लैक पगोडा के नाम से विख्यात है। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक था पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक था पुलकेशिन प्रथम। कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा। ये रखा था चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने रखा था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। चालुक्य वंश की राजधानी कौन थी? इसकी राजधानी थी वातापी। अगला प्रश्न है, कारकोट राजवंश का संबंध था जम्मू कश्मीर के इतिहास से। कारकोट राजवंश का संबंध था जम्मू कश्मीर के इतिहास से। अगला प्रश्न है, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था अनंत वर्मन के द्वारा। अनंत वर्मन के द्वारा जो है पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर संबंधित है राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूट से। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? इस मूर्ति की ऊंचाई है 57 फीट। 57 फीट। गंधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। गंधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? इसके देवता हैं सूर्य। राजा भोज संबंधित थे परमार राजवंश से। राजा भोज किससे संबंधित थे? परमार राजवंश से संबंधित थे।
चित्रकूट मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। चित्रकूट मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इराक में स्थित है। हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किससे पराजित किया था? इन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला का शानदार उदाहरण है। ये है भारत जावा कला का। भारत जावा कला का शानदार इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक है सोमनाथ। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम है सोमनाथ। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा है वरु रुचि ने। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा है किसने? वरु रुचि ने। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ये था चोल। चोल प्रसिद्ध था। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कालिदास। अगला प्रश्न है, प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। प्रति नूतन काल की समाप्ति तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? इसमें जो है लोहा का प्रमुख योगदान था। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो है आहत सिक्के हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो वह लिपि है खरोष्ठी। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह लिपि है खरोष्ठी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य जो है किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? ये जो है ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे, ओम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? ये है राजगीर में। राजगीर में स्थित है विश्व शांति स्तूप, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार विख्यात हैं पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार विख्यात हैं पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला प्रश्न है, बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलीकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलीकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। अगला प्रश्न है, शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पिपरहवा में। पिपरहवा में जो है शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भास। स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भास। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? इसमें जो है भू राजस्व की दर थी 1/6। 1/6। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। पाणिनि द्वारा कृत जो है अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है व्याकरण से। अगला प्रश्न है, वृक्षक टिकम का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शूद्रक। वृक्षक टिकम का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शूद्रक। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की चित्रकला से किसके चित्रों का वर्णन मिलता है? इसमें जो है जातक के चित्रों का वर्णन मिलता है। अजंता की चित्रकला से जातक के चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो सूर्य सिद्धांत लिखा है आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? सूर्य सिद्धांत लिखा है आर्यभट्ट ने। अप्रतिरथ जो है किस हिंदू देवता का और एक नाम है? ये है विष्णु का नाम। विष्णु का नाम है
प्रतिरथ। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। अगला प्रश्न है उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। मौली कवि जो है उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हुन राजा तोरमान जो है, हुन राजा तोरमान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? ये पराजित किया था प्रकाश धर्मन के द्वारा। प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था राज चोल प्रथम के द्वारा। राज चोल प्रथम के द्वारा जो है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है तो वह अभिलेख है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख जो है विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है उसमें। अगला प्रश्न है महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरख गिरी विजित की गई, ये की गई खारवेल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है ड्रेकन के कानून संबंधित है ग्रीस की सभ्यता से। ड्रेकन के कानून संबंधित है ग्रीस की सभ्यता से। नेक्स्ट है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है मेसोपोटामिया लेखन से। मेसोपोटामिया लेखन से जो है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। अगला प्रश्न है आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी। अगला प्रश्न है समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। अगला प्रश्न है तीसरी और चौथी सदी में शूद्रक ने मृच्छटिकम नामक पुस्तक की प्रसिद्ध नाटक की जो है रचना की थी जो संस्कृत भाषा में था। इसका अर्थ क्या होता है? मृच्छटिकम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मिट्टी की एक छोटी गाड़ी। मिट्टी की एक छोटी गाड़ी। अगला प्रश्न है कल्हन द्वारा रचित रास्तरंगिणी जो है कश्मीर का इतिहास है। कल्हन द्वारा रचित रास्तरंगिणी जो है इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न है प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया था, ये किया था बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा। बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा जो है खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था। इस तरह से हमारा ये प्राचीन भारत समाप्त होता है। मेरा अगला टॉपिक रहेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। धन्यवाद। इसको मैंने जो है 3 पार्ट में विभक्त किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये मेरा पार्ट 3 था और पार्ट 3 में जो है प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो चुका है। ये पुस्तक जो है बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आगामी, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास।